चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कौन सा था, थर्ड और फोर्थ? पेज नंबर बताओ। हाँ चलो पहले इसके बारे में बताओ। इसके पहले का फाइल किधर गया यार? चलो क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बताओ, क्या क्या किया है उसके अंदर। बैलेंस शीट का टोटल ही बता दो उसके अंदर। बरोबर है। चलो ये बैलेंस शीट का टोटल है उसका 22,40,000। किया है ना लेकिन तुम लोग ने? हाँ इट वॉज सेम क्वेश्चन, खाली वो डबल फिगर्स था उसके अंदर। हाँ हाँ फिर ये वाला, चलो ये वाला बताओ। इधर डेटर्स और कैश इधर लिया था ना तुम लोग ने। टोटल एसेट कितना है? 10 लाख। हाँ तो लायबिलिटीज भी 10 लाख रहेगा। नेट वर्थ कितना है? 9 lakhs। तो करंट लायबिलिटीज कितना हो जाएगा? 1 लाख। चलो इसका ब्रेकअप बताओ। 8 लाख 15 50 50 तो 1,50,000। चलो ये भी करेक्ट है, तो थर्ड वाला भी हो गया। और कौन सा था? फोर्थ वाले में रेशियोज है ना। हाँ बोलो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या यूज किया तुम लोग ने? EBIT अपॉन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एवरेज पॉसिबल नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या था? 15.38%। चलो EPS इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2,40,000। प्रेफरेंस शेयर्स है क्या, चेक करो। है, ठीक है, -20,000। सो 2,20,000 2,20,000 विल बी डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो कितना आएगा? 2.2 पर शेयर। चलो फिर PE रेशियो बोला है। पी रेशियो के लिए MPS दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ दिया हुआ है। कितना है? 14 डिवाइडेड बाय 2.2 करना है। 6 पॉइंट 6 है क्या 7 है? हाँ तो 36 ही आएगा। 6.36 टाइम्स। हाँ अब मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन बचा है क्लास वर्क के अंदर से। होमवर्क का पूरा हो चुका है अभी अपना, अभी जो भी बचा है वो होमवर्क है। तो क्लास वर्क में से मुझे बताओ क्या क्या बचा है। एक मिनट रुक जाओ, पहले कौन सा बचा है? 11 बचा है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 11, 13, 21, बस इतना ही बचा है ना खाली। ठीक है, अभी उसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 21, ये हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग एक नोट लिख के रखो, दिस वी विल डू आफ्टर वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 21, दिस विल बी आफ्टर वर्किंग कैपिटल। बाकी का सब हो जाएगा। एटीन बचा है, 19 बचा है, बराबर है। ठीक है, फिर कौन सा है? 11 एंड 13। इलेवन 13 और 6। ठीक है, अपन ने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया है ना, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलो एक अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। चलो चलो, थोड़े थोड़े रेशियोज याद है कि सारे याद है? हाँ, थोड़े थोड़े याद है कि सारे याद है? देखते हैं चलो।
चलो अभी देखो क्या दिया है इसमें, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो वी हैव टू कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, पहले रेशियो का इन्फॉर्मेशन है और फिर एक नोट दिया है, वी हैव टू अज्यूम दैट ऑल द परचेजेस एंड सेल्स आर ऑन व्हाट इन आर ऑन क्रेडिट, ठीक है। फिर एक बैलेंस शीट वो लोग ने बना के दिया हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड एज एट 31st of March 2019 है ये। इफ यू लुक एट द लायबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है। शेयर कैपिटल का फिगर दे दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस हमको फाइंड आउट करना है इसमें से, ठीक है। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, नेट वर्थ, ठीक है। तो ये नेट वर्थ का इंफॉर्मेशन है। देन वी आर गिवन 12% लॉन्ग टर्म डेट, ये भी अपने को फाइंड आउट करना है। फिर करंट लायबिलिटीज के सामने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। करंट लायबिलिटीज के अंदर दो आइटम्स है, वन इज व्हाट इन वन इज क्रेडिटर्स और दूसरा है प्रोविजंस एंड व्हाट इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। इनका इंटरनल बाइफर्केशन अवेलेबल नहीं है, बट व्हाट इज अवेलेबल इज द टोटल, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल अवेलेबल, 68,50,000 है, ओके। फिर असेट साइड पे वी आर हैविंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर वी आर हैविंग ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV में से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में अपने को मिल जाएगा क्लोजिंग WDV, ओके। फिर करंट एसेट्स के सामने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। करंट एसेट्स के अंदर का बाइफर्केशन है, उसमें तीन आइटम है, वन इज स्टॉक, सेकंड इज व्हाट यू नो इज डेटर्स एंड देन व्हाट यू नो कैश एंड बैंक बैलेंस, ओके। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने को चाहिए, बैलेंस शीट को अपने को फिल करके देना है, ओके। फॉर दिस व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है करंट रेशियो, ठीक है। सो व्हाट इज द करंट रेशियो गिवन टू यू, 1.6:1, ठीक है। अब ये जो करंट रेशियो यहाँ पे दिया है उसका फॉर्मूला आएगा करंट एसेट्स अपॉन व्हाट, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। आर वी हैविंग द टोटल ऑफ द करंट लायबिलिटीज ओवर ईयर, है, बरोबर है। तो उससे अपने को क्या मिल जाएगा, करंट एसेट्स का टोटल मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया फर्स्ट थिंग। देन कैश एंड बैंक जो है ना, कैश एंड बैंक इज 15% ऑफ द टोटल करंट एसेट, ठीक है। तो अभी अपने को फर्स्ट रेशियो से पहले अपने को करंट एसेट का टोटल मिल जाएगा, फिर वो जो करंट एसेट है उसका 15% क्या रहेगा मालूम है, कैश एंड बैंक, ठीक है। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट, कैश और बैंक, ठीक है। तो कैश और बैंक भी मिल जाएगा। फिर हमारे पास है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जो कितना टाइम्स है यहाँ पे, 12 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, देन वी आर हैविंग स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑन, अपने को ब्रैकेट में दिया इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो अपने को COGS वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और ये भी कितना टाइम्स दिया हुआ है, 16 टाइम्स। देन क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्मूला फॉर द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है। यहाँ पे हमें क्रेडिट परचेज यूज करने के लिए बोला है कि COGS बोला है, COGS। सो हमारा फॉर्मूला रहेगा COGS अपॉन व्हाट इन अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है। अच्छा, इसके लिए या तो अपने को क्रेडिटर्स चाहिए या तो फिर अपने को क्या चाहिए, COGS, ठीक है। दोनों में से फिलहाल अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। देन वी आर गिवन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, मतलब COGS कैलकुलेट करना पॉसिबल है अगर सेल्स मिल गया तो, या तो COGS मिल गया तो ये रेशियो यूज करके हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकेंगे, सेल्स, ठीक है। देन वी आर गिवन कैपिटल गियरिंग रेशियो विच इज 0.6। व्हाट इज द नॉर्मल कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड, डेट अपॉन इक्विटी, मतलब कैपिटल गियरिंग रेशियो हियर इज नथिंग बट इट इज योर डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो वही हम लोग यूज करेंगे 0.6। डेप्रीशिएशन का जो रेट है इट इज 15% ऑन व्हाट इन ऑन द WDV। और फिर हमें बोला है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है, नेट फिक्स्ड एसेट्स है, आर 20% ऑफ द व्हाट इन ऑफ द टोटल एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपने पास या तो टोटल एसेट्स या तो करंट एसेट्स आ गया ना, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट यू नो, कैलकुलेट द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मिल गया तो टोटल एसेट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ कौन सा फिगर अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर। एक तो शेयर कैपिटल है, ठीक है, दूसरा क्या अवेलेबल है, दूसरा करंट लायबिलिटीज का टोटल अवेलेबल है। दीज आर द ओनली टू फिगर्स अवेलेबल, ठीक है। तो पहले हम लोग इसमें से बैलेंस शीट निकालेंगे। सो फर्स्ट यू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। सो दिस इज बैलेंस शीट एज एट, कौन सा डेट दिया है, 31st March 2019। बैलेंस शीट के इंटरनल आइटम्स के बारे में अपने को सोचने का जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अपने को दे दिया है क्वेश्चन के अंदर ही। चलो ये आज टॉपिक शायद से खत्म हो जाएगा, सो विल बी एबल टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑल्सो।
चलो लायबिलिटी में सबसे पहले इधर क्या आएगा, नेट वर्थ। नेट वर्थ लिख रहा हूं मैं, तुमको इक्विटी लिखना है तो इक्विटी भी लिख सकते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। नाउ दिस विल हैव व्हाट, दिस विल हैव शेयर कैपिटल। क्या शेयर कैपिटल का अमाउंट अवेलेबल है अपने पास, so it is 25 lakhs। दूसरा जो आइटम है दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये अमाउंट अपने पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस, ये दोनों का टोटल विल गिव यू व्हाट, नेट वर्थ। फिर हमारे पास है 12% लॉन्ग टर्म डेट। ये अमाउंट भी अपने पास अवेलेबल नहीं है। तीसरा आइटम है इसके अंदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के अंदर पहला है क्रेडिटर्स, ये अपने पास अवेलेबल नहीं है। देन वी आर हैविंग प्रोविजंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये भी अवेलेबल नहीं है। फिर आएगा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर क्या आएगा, पहले फिक्स्ड एसेट्स के अंदर वी आर हैविंग ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। करंट लायबिलिटीज का टोटल 68,50,000। चलो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेस क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन, तो क्या मिल जाएगा अपने को, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, ठीक है। इसमें से कोई भी फिगर अवेलेबल नहीं है। देन वी आर हैविंग करंट एसेट्स। करंट एसेट के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक। कोई भी फिगर अवेलेबल नहीं है। चलो इसका टोटल निकालना है अपने को। कहां से स्टार्ट करेंगे बताओ। ये हुआ बैलेंस शीट, हुआ सब लोग का। चलो सबसे पहले यूज करेंगे करंट रेशियो। करंट रेशियो है करंट एसेट्स अपॉन व्हाट, करंट लायबिलिटीज। ये रेशियो दिया है 1.6:1। So current assets divided by current liabilities is 68,50,000 is equal to 1.6/1। तो ये आएगा 68,50,000 इंटू 1.6/1, कितना 90। चलो 1,09,60,000, दिस विल बी द टोटल ऑफ व्हाट, करंट असेट्स है, इसका टोटल है ये। इसको बैलेंस शीट में डाल देंगे। 1,09,60,000। चलो दूसरा क्या निकाला तुम लोग ने, कैश एंड बैंक निकाल सकते हैं, ठीक है। सो कैश एंड बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कैश एंड बैंक इज करंट एसेट्स का 15%।
सो करंट एसेट्स है 1,09,60,000 का 15%, 16,44,000। चलो ये मिल गया 16,44,000। अब क्या करेंगे बताओ, कहाँ से निकालेंगे सेल्स? बरोबर है, वी कैन कंप्लीट द फिक्स्ड एसेट। देखो अभी यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी है मालूम है तुमको? ये जो नेट फिक्स्ड एसेट्स है ना, नेट फिक्स्ड एसेट्स, इट इज 20% ऑफ वॉट इन ऑफ द टोटल एसेट। ठीक है, तो मुझे बताओ टोटल एसेट में क्या क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्क, ये आएगा अपना ये करंट एसेट। ठीक है, उसके अंदर से अपने पास करंट एसेट्स का टोटल अवेलेबल है। ठीक है, एंड देन वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इजीली कैलकुलेट व्हाट कैलकुलेट द नेट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो तीसरा जो वर्किंग हम लोग करेंगे, यहां पे सबसे पहले आएगा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स will give you total assets। अभी ये रेशियो में दिया है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है ना वो 20% ऑफ द टोटल एसेट्स है। ठीक है, सो टोटल एसेट्स विल बी टेकन एज अ बेस, तो ये 100 है, तो फिक्स्ड एसेट्स कितना हो जाएगा 20, तो बचा हुआ करंट एसेट कितना रहेगा 80। कौन सा फिगर अपने पास अवेलेबल है? करंट एसेट्स, तो दिस इज 1,09,60,000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स विल बी इक्वल टू 1,09,60,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20, फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा। कितना है? 27,40,000। सो टोटल एसेट्स भी मिल जाएगा 1,37,00,000। मैं सीधे लिख के रख रहा हूं, टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। सो टोटल लायबिलिटीज भी कितना आएगा 1,37,00,000। अब इसमें से जो जो पॉसिबल है अपन डाल देंगे बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट के अंदर ये आएगा 27,40,000। लायबिलिटी का टोटल इज 1,37,00,000 और असेट का भी टोटल आएगा 1,37,00,000। है ना? नेटवर्क कैसे आएगा? लॉन्ग टर्म डेट भी तो है। हाँ, अभी तुम्हारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बराबर है ना? सॉरी, समझा ना मैं क्या बोला? हाँ हाँ, चलो अभी अपने पास है, देखो ये लायबिलिटी साइड का जो भी अभी अमाउंट बचेगा वो क्या क्या रहेगा तुमको मालूम है क्या? ये 1,37 में से 68,50,000 माइनस करेंगे ना, तो नेटवर्क प्लस डेट बचेगा, वो दोनों साथ में बचेगा, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स को जो है ना उसके लिए अपने को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। और इज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। ठीक है, मतलब तुम्हारा अगर ओपनिंग डब्ल्यू जो है अगर ये 100 है तो ये 15 रुपीज का डेप्रीशिएशन आएगा। तो जो आउटर कॉलम में जो अमाउंट है वो 85% रहेगा। कितना रहेगा? 85। तो इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन डू द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू एज वेल एज डेप्रीशिएशन। तो पहले हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओपनिंग डब्ल्यू
लेस डेप्रिसिएशन विल गिव यू क्लोजिंग WDV. ओपनिंग WDV 100 है, डेप्रिसिएशन 15 है, सो क्लोजिंग इज हाउ मच 85. नाउ यू आर हैविंग द क्लोजिंग वैल्यू. तुम्हारे पास क्लोजिंग वैल्यू अवेलेबल है विच इज 27,40,000. सो ओपनिंग WDV आएगा 27,40,000. कुछ पॉइंट्स में आएगा, डरने का नहीं. 529. ठीक है, वो 0.49 को जान दो. सो दिस विल बी 529. सो डेप्रीशिएशन आएगा 27,40,000 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 15. ये दोनों का डिफरेंस ले लो चाहिए तो. 483,529 ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन. ये समझा क्या किया. सो 3223 529. डेप्रीशिएशन कितना था 4 लाख 80 529. चलो अब क्या करेंगे बताओ. सेल्स को एक्स लेके करंट एसेट्स का बाइफर्केशन फाइंड आउट करेंगे. ये पॉसिबल है. ठीक है, उसके पहले भी और एक चीज कर सकते हैं. ये जो नेट वर्थ और लॉन्ग टर्म डेट दिया ना, कैपिटल गियरिंग रेशियो हम लोग यूज कर सकेंगे अभी. ठीक है, हाँ तो पहले क्या करेंगे, उनमें टोटल लाइबिलिटीज में से करंट लाइबिलिटीज निकाल देंगे तो बचेगा क्या, नेट वर्थ प्लस डेट बचेगा. ठीक है, तो पहले हम लोग उसको जो है नेट वर्थ और डेट का कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर बचेगा खाली बाइफर्केशन. नेट वर्थ प्लस डेट will be equal to total liabilities minus current liabilities. Total liabilities है 1,37 lakhs minus 68,50,000. तो ये कितना बच रहा है, उतना ही आएगा 68,50,000. Now we are given capital gearing ratio. So capital gearing ratio है debt upon what in upon equity. कितना दिया ये वाला रेशियो अपने को 0.6. अच्छा, इक्विटी के जगह पे नेट वर्थ लिखेंगे तो चलेगा ना. ठीक है, बिकॉज वन एंड द सेम. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डेट प्लस नेट वर्थ विल गिव यू नेट वर्थ प्लस डेट. क्या बेटा, नहीं वो लिखने का जरूरत नहीं है. अगर प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो अपने को दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया तो अजम्पशन नहीं लिखना है. यहाँ पे दिया नहीं है कुछ भी, दैट मीन्स देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अगर दिया रहेगा तो हम लोग उसको लेते थे. चलो अभी इधर डेट का अमाउंट कितना आएगा, डेट इज 0.6, नेट वर्थ 1 है तो इसका टोटल विल बी 1.6 एंड वी आर हैविंग द टोटल विच इज 68 लाख कितना है यहाँ पे 50,000. नाउ वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो पहले आएगा डेट इज इक्वल टू 68,50,000 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 0.6. 25,68,750. सो नेट वर्थ भी आ जाएगा, नेट वर्थ भी आएगा 68,50,000
डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 1, 42,81,250। नेटवर्थ के अंदर क्या क्या है बताओ जरा, व्हाट इज देयर इन नेटवर्थ? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। उसमें से शेयर कैपिटल अपने पास अवेलेबल है, सो कैन वी नाउ कैलकुलेट रिजर्व्स एंड सरप्लस आल्सो? हाँ, तो उसको माइनस करके निकालेंगे। सो इधर आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू नेटवर्थ माइनस व्हाट यू नो माइनस शेयर कैपिटल। तो नेट वर्थ है 68, सॉरी 42,81,250 माइनस शेयर कैपिटल कितना दिया? 25 lakhs, 17 lakh 81,250। चलो अभी सिर्फ बाइफर्केशन बाकी है, करंट लायबिलिटीज का बाइफर्केशन और करंट असेट्स का बाइफर्केशन, बाकी सब कुछ मिल गया अपने को। हाँ, ये सब अमाउंट बता दो। तो ये क्या था, डेट कितना था? 20, चलो अभी मुझे बताओ क्या और कैसे यूज करेंगे। क्या अज्यूम करना पड़ेगा बोलो? देखो अभी इसमें ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, जो उसने बोला वैसे ही करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। देखो नाउ लेट द सेल्स इज इक्वल टू, यू वांट मी टू टेक एक्स के सेल्स को सेल्स ही बोलूं? सेल्स को सेल्स ही बोलेंगे, ठीक है। एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। तुमको मैथ्स का फीलिंग चाहिए तो तुम लोग एक्स ले लो, अगर नहीं चाहिए तो सेल्स विल बी केप्ट एज व्हाट यू नो एज सेल्स, ठीक है। सो तुम्हारा सीओजीएस क्या रहेगा फिर? तो सीओजीएस विल बी, तुमको जीपी रेशियो दिया हुआ है ना वहां पे, ठीक है। सो व्हाट इज द जीपी रेशियो? 20%। तो सेल्स में से 20% निकाल देंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा तुम्हारा? सीओजीएस, ठीक है। सो सेल्स में से अगर 20% निकाल देते तो सीओजीएस 80% रहेगा, राइट। सो कैन आई से दैट सीओजीएस विल बी 0.8 सेल्स। ये नहीं समझा? ये समझा ना? हाँ, सो दिस इज 80% ऑफ व्हाट यू नो 80% ऑफ सेल्स, ठीक है। तो पहले अपने को ये दो चीज चाहिए। नाउ आई एम फर्स्ट यूजिंग डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। क्या यूज कर रहा हूं मैं? डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। चलो टेल मी द फॉर्मूला फॉर डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इट इज सेल्स अपॉन व्हाट यू नो अपॉन एवरेज डेटर्स, ठीक है। डेटर्स ये खाली एवरेज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज 12 टाइम्स, ये 12 टाइम्स है, तो यहां पे आएगा 12 इज इक्वल टू सेल्स अपॉन व्हाट यू नो अपॉन डेटर्स। सो कैन आई से इन दिस केस डेटर्स विल बी इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय क्या होएगा? 12। तो 1 डिवाइडेड बाय 12 करके मुझको दो यहां पे, डेटर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12 करके दो, थोड़ा पॉइंट में आंसर आएगा, चलेगा। 3 सेल्स। चलो हमको ये एक इक्वेशन चाहिए पहले, ये वाला इक्वेशन। तो तुम लोग जब भी कैलकुलेटर पे लोगे तो पूरा का पूरा ले लेना, 3 जितना भी आता रहेगा, वरना क्या राउंड ऑफ का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले ये मालूम पड़ गया कि जो डेटर्स है ना, डेटर्स इज नथिंग बट इज 0.08333333 टाइम्स ऑफ व्हाट? सेल्स, ठीक है। ये एक इक्वेशन लगेगा पहले।
फिर इसके बाद में यूज करूंगा नेक्स्ट इक्वेशन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो यूज करूंगा मैं। क्या यूज करूंगा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है, इट इज COGS अपॉन व्हाट? इन अपॉन स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज हाउ मेनी टाइम्स? 16 टाइम्स। सो 16 विल बी इक्वल टू, अच्छा COGS को हमने कन्वर्ट कर दिया था सेल्स में, बरोबर है, तो इट इज 0.8 सेल्स डिवाइडेड बाय व्हाट? बाय स्टॉक। So stock will be equal to 0.8 sales upon क्या होएगा? upon 16. So stock will be 0.05 sales. ये मुझे सेकेंड इक्वेशन चाहिए। चलो यहां तक समझा क्या किया? ठीक है, अभी देखो, अभी बहुत इजी हो जाएगा। यू टेल मी व्हाट इज करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या है? करंट एसेट्स विल बी इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस कैश और बैंक। Now what is the amount of the current assets that we have got? 1 crore 9,60,000 is equal to, स्टॉक के जगह पे क्या लिखेंगे मालूम है? 0.05 सेल्स। डेटर्स के जगह पे लिखेंगे 0.083333, जो भी है वो सेल्स, प्लस कैश और बैंक का अमाउंट मिल गया था अपने को, कितना था? 16,44,000। चलो 0.05 प्लस 0.083333 पूरा करो, क्या आ रहा है? सेल्स इज इक्वल टू 1,09,60,000 माइनस 16,44,000 करो, कितना बच रहा है? 93,16 है। सो 93,16,000। 93,16,000 डिवाइडेड बाय 0.1 पूरा लेना कैलकुलेटर पे, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। कितना आ रहा है सेल्स? 6 करोड़ 70। चलो तो ये अपने को मिल गया सेल्स। तुमको पता चला तुम्हारे साथ क्या हुआ इसमें? हाँ, हम लोग ने डेटर्स को यूज़ किया है, डेटर्स और सेल्स को यूज़ किया था, स्टॉक को यूज़ किया था, उसमें से एक इक्वेशन बनाया, और इक्वेशन बनाने के बाद में हमने पहले क्या कैलकुलेट कर लिया है? सेल्स। ठीक है, अच्छा अभी एक बार सेल्स मिल गया तो क्या हमें COGS भी मिल सकता है? यस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 11th वाले में COGS इज इक्वल टू सेल्स इंटू 80%। 6,98,70,000 का 80%, 5,58,96,000। चलो अभी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं पहले बताओ? डेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डेटर्स निकल जाएगा, स्टॉक निकल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा करंट एसेट फिल हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास COGS अवेलेबल है, तो क्रेडिटर्स निकाल लेने का। फिर तुम्हारे पास टोटल करंट लायबिलिटीज है, माइनस क्रेडिटर्स करोगे तो बचा हुआ अमाउंट क्या रहेगा? प्रोविजंस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो पहले निकालो यहाँ पे डेटर्स। हाँ, पूरा लेना, पूरा लेना। सो डेटर्स इज इक्वल टू 0.083333 पूरा ले लेना, इंटू व्हाट? इंटू सेल्स। 6,98,70,000 इंटू
0.08 है, 22,500। चलो ये मिल गया डेटर्स। स्टॉक का भी एक इक्वेशन बना के रखा था हम लोग ने। सो इट इज 0.05 इंटू व्हाट यू नो इंटू सेल्स। $34,93,500। तो ये था 6,98,70,000 इंटू 0.05। डेटर, स्टॉक और कैश को ऐड करके देखो, तुम्हारा करंट एसेट्स का टोटल होना चाहिए वो। हाँ, मतलब दिस इज जस्ट टू एंश्योर कि वो राउंड ऑफ का डिफरेंस नहीं हो गया रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो वो चेक कर लो तुम लोग। चलो 14th वाला वर्किंग क्या रहेगा, अभी क्रेडिटर्स निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ अपने को, सीओजीएस का फॉर्मूला यूज करना है उसके अंदर। सो गिव मी क्रेडिटर्स, लास्ट वर्किंग आएगा प्रोविजन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना है क्रेडिटर्स? 55,86,600। तो प्रोविजन बता दो, प्रोविजन 12,60,400। चलो अच्छा था ना क्वेश्चन ये वाला। हाँ, उधर बीच में किधर अटक सकते थे, समझ गया ना, वो सेल्स वाले में। रुक जाना, 19 में दो करेक्शन है 19 में। ये रहा क्रेडिटर्स का अमाउंट है 55,89,600। प्रोविजन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 12,60,400। मतलब नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं दिखाना पड़ेगा, इसका तो मैंने वर्किंग नोट नंबर डाला। सो इट विल बी करंट लायबिलिटीज माइनस क्या, क्रेडिटर्स। क्या क्या तुमने डायरेक्ट किया? नहीं ना। हाँ, इसमें दो करेक्शंस है। पहला करेक्शन है, यहां पे टोटल डेट है, टोटल। क्वेश्चन नंबर 19 में पहला करेक्शन है, यहां पे टोटल डेट है। और यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है 20 lakhs। चलो, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। सो द अमाउंट इज व्हाट यू नो इट इज 20 lakhs। अच्छा, अभी ये वाले क्वेश्चन में भी तुम चेक कर सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, मतलब ये दोनों मिला के क्या बनेगा, नेटवर्क, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, अकाउंट्स पेएबल दिया हुआ है, अकाउंट्स पेएबल विल बी करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो फर्स्ट रेशियो दिया है ना, उसमें बोला है टोटल डेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल डेट? तो टोटल डेट में दो चीज आता है, एक लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म डेट विल बी काउंटेड एज करंट लायबिलिटीज, इट इज गोइंग टू बी काउंटेड एज व्हाट, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो जो पहला रेशियो दिया है उसके अंदर दिया हुआ टोटल डेट टू व्हाट यू नो टू टोटल असेट रेशियो, ये 0.040 है। अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज अवेलेबल है। व्हाट इज द टोटल ऑफ द लायबिलिटीज वी हैव? 50 lakhs। कैन आई से टोटल लायबिलिटीज विल बी इक्वल टू टोटल असेट, ठीक है। तो तुम्हारे पास टोटल एसेट आ जाएगा। उसके बाद में ये फर्स्ट रेशियो से स्टार्ट कर देने का। तो अगर हम लोग ये फर्स्ट रेशियो से स्टार्ट करेंगे तो पहले हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डेट मिल जाएगा, ठीक है। सो जो भी तुम्हारा टोटल एसेट है उसका 40% इज व्हाट यू नो इज द टोटल डेट। तो 50 lakhs का 40% निकालोगे तो 20 lakhs का टोटल डेट आएगा। अभी टोटल डेट के अंदर लॉन्ग टर्म भी रहेगा और शॉर्ट टर्म भी रहेगा, ठीक है।
फिर हमको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेट टू व्हाट यू नो टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। फिर हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स, मतलब क्या दिया हुआ है, जीपी रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद में अकाउंट्स रिसीवेबल पीरियड इज व्हाट यू नो इज 36 डेज, ये डेटर्स का कलेक्शन पीरियड है। देन क्विक रेशियो इज गिवन टू यू विच इज 0.9, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज गिवन टू यू विच इज 55 डेज, ठीक है। देन सीओजीएस इज गिवन टू यू विच इज हाउ मच, 64 lakhs, ठीक है। और उसके बाद अपने को इसमें से ये वाला बैलेंस शीट जो है ये अपने को फिल करके देना है। सो कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी इंडस्ट्रीज एज ऑन 31 मार्च आएगा यहाँ पे, 31 March 2021. All the calculation should be means it should be for the nearest rupee and assume 360 days in the year, ठीक है। सो पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो किससे होएगा, 360 से करेंगे। चलो, तो पहला रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, यू टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट निकालो, चलो ट्राई करना है क्वेश्चन। नहीं नहीं, ब्रेकअप चाहिएगा क्योंकि वो लोग ने अलग अलग करके दिया है। तो मतलब तुमको करंट लायबिलिटीज लिख के फिर उसके अंदर लिखना है अकाउंट्स पेएबल। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट, खाली ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहेगा तो एनीवेज इट इज ऑन सेल्स ओनली। हाँ, और यहाँ पे वो लोग ने फिर भी स्पेसिफाई किया है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज ऑन सेल्स, तो सेल्स 100 आएगा, सेल्स 100, जीपी 20, सीओजीएस 80 आएगा। ये डिजास्टर हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हें पहले टोटल डेट मिलना चाहिए। चलो, सबसे पहले आना चाहिए तुम्हें टोटल डेट। व्हाट इज अमाउंट ऑफ टोटल डेट, 20 lakhs। अभी है ना, मेरे को रिजर्व्स मिल जाएगा, रिजर्व्स आई बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट यू नो रिजर्व्स, ठीक है। कैसे मिलेगा रिजर्व्स, तुम्हारे पास टोटल ऑफ लायबिलिटी है, ये देखो इधर, तुम्हारे पास ये इक्विटी अवेलेबल है, तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म डेट और अकाउंट्स पेबल का टोटल अवेलेबल है, ठीक है। और तुम्हारे पास टोटल लायबिलिटीज भी अवेलेबल है। व्हाट इज मिसिंग इन द लायबिलिटी साइड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज माइनस टोटल डेट माइनस शेयर कैपिटल। तो टोटल लायबिलिटी तो 50 लाख है भाई, टोटल डेट है 20 lakhs एंड शेयर कैपिटल इज ऑल्सो 20 lakhs। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया, 10 lakhs। तो ये क्या मिल गया तुमको ना, पूरा लायबिलिटी साइड में ना, लायबिलिटी साइड का टोटल और उसका ब्रेकअप अवेलेबल है। अभी हम इसमें से है ना इक्विटी जो है ना, इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल तो दिया है 20 lakhs प्लस रिजर्व भी हमने कैलकुलेट किया, तो इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा 30 lakhs।
अब क्या करोगे? अभी सेकेंड रेशियो यूज करना है, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो निकालो, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सो इधर आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू इक्विटी का 30% है वो। तो इक्विटी इज 30 lakhs into 30%, this will be 9 lakhs। अभी तुम्हारे पास टोटल डेट अवेलेबल है, उसमें से लॉन्ग टर्म डेट मिल गया है, तो बाकी का बचा हुआ अमाउंट क्या रहेगा? अकाउंट्स पेएबल, ठीक है। सो अकाउंट्स पेएबल भी निकालो यहां से। सो अकाउंट्स पेएबल विल बी इक्वल टू टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट। तो ये आएगा तुम्हारा 20 माइनस क्या होएगा? 9। चलो, अकाउंट्स पेएबल विल बी 11 lakhs। अब क्या किया? हाँ, मतलब लाइबिलिटी साइड रेडी हो गया, बरोबर है। अभी एसेट साइड में अभी स्टार्ट कैसे किया, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया? हाँ, तो पहले सीओजीएस से क्या निकाल सकते हो? सेल्स, ठीक है। एक बार सेल्स आ गया तो उसके बाद में यू कैन कैलकुलेट डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स आ जाएगा, फिर क्विक रेशियो है तुम्हारे पास, ठीक है। व्हाट इज द क्विक रेशियो फॉर्मूला? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो तुम्हारे पास करंट लाइबिलिटी है, उससे क्या मिल जाएगा? क्विक एसेट। ये क्वेश्चन के अंदर क्विक एसेट के अंदर क्या क्या रहेगा? अकाउंट्स रिसीवेबल एंड कैश। उसमें से तुम्हारे पास डेटर्स का अमाउंट अवेलेबल रहेगा, तो बाकी का अमाउंट कैश, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट इन्वेंट्रीज? यस, क्योंकि उसके लिए कौन सा रेशियो दिया हुआ है? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, ठीक है। तो उससे तुम लोग को क्या मिल जाएगा? इन्वेंट्री। टोटल ये क्या बोलते हैं उसको? टोटल एसेट्स तुम्हारे पास है, टोटल ऑफ द करंट एसेट्स भी तुम्हारे पास आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर विल बी फिक्स्ड एसेट। COGS plus gross profit gives you sales। 20 बोला है ना, 20% जीपी रेशियो। तो किसका 20% है? सेल्स का, ठीक है। सो योर सेल्स विल बी 100, 20 विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, COGS विल बी 80। अभी COGS का अमाउंट अवेलेबल है तुम्हारे पास 64 lakhs। तो सेल्स का फिगर निकालो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। 64 lakhs डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 80 इंटू 100। कितना आया? 80 lakhs। डेटर्स बताओ कितना आया? क्विक एसेट्स बताओ कितना आया? तो कैश और बैंक 1,90,000 बराबर है। स्टॉक होल्डिंग पीरियड दिया है, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला यूज नहीं कर दिया है ना।
स्टॉक होल्डिंग पीरियड विल बी इक्वल टू स्टॉक डिवाइडेड बाय COGS इंटू 360। यही किया ना यूज। हाँ, होल्डिंग पीरियड कितना डेज है? 55, 56। COGS कितना था? 60। नहीं नहीं, कितना रहा? 9 लाख। 777.77 ही है, तो 778 करना है। करंट एसेट्स का टोटल दे दो जरा। नाइनटीन 778 ये करंट एसेट्स का टोटल आएगा, और फिर तुम्हें मिल जाएगा लास्ट में फिक्स्ड एसेट बैलेंसिंग फिगर आएगा। चलो, ऑनलाइन आंसर आ रहे तुम लोग को। इजी था ना, ये भी क्वेश्चन इजी था, खाली एक ही परेशानी वाला था, वो अपन ने कर लिया है। अभी इनकम स्टेटमेंट वाला जो है क्वेश्चंस बचा हुआ है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट। ये बारिश चालू हो गया। छाता लाया ना तुम लोग आज? हाँ, नहीं लाया? थर्टी 32 to 22। एक दो क्वेश्चन छोड़ के अभी तुमने प्रैक्टिस की है ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़ा बहुत किया है प्रैक्टिस। हाँ, होमवर्क नहीं, बाकी जो अपन क्लास में कर रहे हैं उसको भी करना है, वापस नहीं तो भूल जाओगे सब कुछ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा फिर। हो गया सब लोग का? चलो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, पेज नंबर 10 पे। अभी टोटल 3 क्वेश्चन बाकी है इसमें। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, फिर एक क्वेश्चन नंबर 6 बाकी है, क्वेश्चन नंबर 18 बाकी है। उसमें भी 6 और 18 जो सेम क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो अभी देखो, एक्स वाई लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। इक्विटी शेयर कैपिटल का फिगर दिया हुआ है 8 लाख। क्लोजिंग स्टॉक दिया अपने को, क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज गिवन टू यू विच इज हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स, ठीक है। देन जीपी रेशियो दिया हुआ है 20%,
नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो है ये, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स कितना दिया हुआ है, ये अपने को है 16% दिया है। देन नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल इज व्हाट, इज 25%, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, इसमें से अपने को प्रिपेयर करके देना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। मतलब ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनाने का अपने को, वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो वो अपने को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी नहीं बनाना है, और उन्होंने बोला है ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है, तो हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, ठीक है। तो एक हाफ पेज का ही बनेगा खाली। सो गिव द हेडिंग एज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2017. सिंगल अमाउंट कॉलम यूज करेंगे इसमें। क्या हुआ, डबल कॉलम कर दिया? हाँ तो ठीक है ना, वो सेकेंड कॉलम यूज नहीं होएगा। स्टार्ट करूँ? चलो, पहले ना अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, ये हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, इसके लिए फिलहाल अभी काम का नहीं है। फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, कौन से साइड पे? क्रेडिट साइड, ठीक है। सो वी विल फर्स्ट गो इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, विल राइट बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 1,50,000। यहाँ पे तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट बंद होएगा, और उसके बाद जो भी है वो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। चलो, फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। इधर एवरेज लेना पड़ेगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसको भी हम लोग अभी यूज नहीं कर सकेंगे। देन वी आर हैविंग व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी अभी यूज नहीं होएगा। देन वी आर गिवन नेट प्रॉफिट टू सेल्स, ठीक है, ये भी अभी यूज नहीं होएगा। बट नाउ वी आर गिवन वन रेशियो नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, तो अपने पास कैपिटल अवेलेबल है, तो हम पहले क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी टैक्स रेट दिया अपने को? नहीं। सो अगर टैक्स रेट नहीं दिया है तो जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, दैट इज ओनली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो पहले हम लोग को लास्ट वाला रेशियो यूज करना पड़ेगा। सो अपना वर्किंग जो है उसमें फर्स्ट आएगा नेट प्रॉफिट बाय कैपिटल, which is equal to net profit upon capital into 100। कितना परसेंटेज है ये? 25% है। सो 25 विल बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट, कैपिटल का अमाउंट इज हाउ मच? 8 lakhs। इससे अपने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। सो 8 lakhs इंटू 25/100 करोगे तो तुम्हें नेट प्रॉफिट का फिगर मिल जाएगा 2 lakhs। चलो, ये जो नेट प्रॉफिट है ये तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट। क्या किया? चलो, एक क्लोजिंग स्टॉक आया, एक नेट प्रॉफिट आया है, ठीक है। सेकेंड, अभी क्योंकि तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट है, वी कैन यूज नेट प्रॉफिट बाय सेल्स रेशियो टू कैलकुलेट द सेल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट सेकेंड आएगा नेट प्रॉफिट बाय सेल्स is net profit divided by sales into 100।
16 is equal to 2 lakhs divided by sales into 100. So 2 lakh divided by 16 into 100 will give you sales. 12 lakhs 50,000. सेल्स किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, ठीक है. सो इधर आ जाएगा बाय सेल्स. चलो अभी तुम्हारे पास जीपी रेशियो अवेलेबल है ना, तो हम लोग सीओजीएस कैलकुलेट करते हैं पहले. सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. So 12,50,000 minus, what is the gross profit ratio? 20% है, so minus 20%. कितना जाएगा ये? 10 lakhs. तो ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाएगा तुम लोग को. सेल्स माइनस सीओजीएस 1250 minus 10 lakhs. So this will be 2,50,000. रेशियो से भी निकाल सकते हो, चलेगा. चलो ये ग्रॉस प्रॉफिट दो जगह पे आएगा. टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 2,50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भी आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,50,000. हाँ हाँ ओपनिंग आएगा ना, ओपनिंग परचेज भी निकालूंगा. चलो इधर तक मिला पहले. अभी है ना हमारे पास कौन सा रेशियो? स्टॉक टर्नओवर रेशियो है. सो लेट मी यूज स्टॉक टर्नओवर रेशियो नाउ. स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. कितना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो? कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स. सो 5 इज इक्वल टू COGS कितना आएगा? 10 lakhs डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक. So average stock will be equal to 10 lakhs divided by 5. So this will be 2 lakhs. How do you calculate average stock by the way? Opening plus closing divided by 2. इससे ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा अपने को, ठीक है. सो यहाँ पे अभी हम लेंगे एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला. एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2. सो 2 lakh is equal to opening stock plus closing stock is 1,50,000 divided by 2. तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 2,50,000. समझा ये? हाँ अभी हम निकालेंगे COGS का क्या फॉर्मूला होता है भाई? COGS, हाउ डू यू कैलकुलेट COGS? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है. तो हम उससे है ना परचेज का फिगर निकाल लेंगे. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो हमारे पास COGS अवेलेबल है 10 lakhs. ओपनिंग स्टॉक है 2,50,000
प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक है अपने पास 1,50,000। सो परचेज का वैल्यू आ जाएगा 9 lakhs। मेरे को बताओ इसमें से ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाएगा। ओपनिंग स्टॉक जाएगा, परचेज जाएगा, ठीक है, दोनों जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। ये समझा क्या किया। हाँ तो इधर ट्रेडिंग अकाउंट में डालो, चलो इसको। टू ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, टू परचेज इज 9 lakhs। ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो जाएगा तुम्हारा 14 lakhs पे। ट्रेडिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ तो तुम्हारा पीएनएल में डिफरेंस आएगा, तो ऑब्वियस बात है तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट 250 है, नेट प्रॉफिट 2 lakhs है, तो दोनों का डिफरेंस विल बी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या रहेगा वो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें लिखना है टू अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मुझे बताओ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है भाई। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल। ठीक है, तीनों का टोटल मिला के बैलेंसिंग फिगर दिस विल बी 50,000। चलो इजी था ये भी। पाँच मार्क का हो सकता है ये, ओनली 5 marks क्वेश्चन, छोटा सा ही है। चलो अभी क्या बचा है मुझे बता दो जरा। 6th और 18th बचा रहेगा, 18th। ठीक है, दोनों सेम ही टाइप का है। चलो पहले 6 पे आ जाओ। चलो देखो क्या दिया है। गणपति लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31st March 2017। ये कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। रिक्वायरमेंट पहले चेक करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल के देना है। देन बी पार्ट में बोला है प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31st March इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो तुम्हारे बैलेंस शीट के अंदर देखो शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है। ठीक है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नेटवर्क। उसके बाद है 15% डिबेंचर, ये डेट हो जाएगा। और उसके बाद में पेएबल्स है, ये तुम्हारा करंट लायबिलिटीज है। ओके, असेट साइड पे अगर जाएंगे तो वी आर हैविंग फिक्स्ड एसेट्स। देन करंट एसेट्स के अंदर 3 आइटम है, स्टॉक, रिसीवेबल्स एंड व्हाट एंड कैश। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है ये हम लोग वर्किंग के अंदर हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। चलो हाँ, नेटवर्थ, फिर नेटवर्थ को अंडरलाइन करके उसके अंदर लिखो शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे आजा। हाँ रुको, मैं एक बार खाली क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेता हूँ, रुक जाओ। खाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, फिर मेरे को क्वेश्चन डिस्कस करना है पहले। स्टार्ट मत कर देना। स्टार्ट करें अभी। हाँ मतलब खाली पहले डिस्कस करूंगा। देखो क्या क्या दे दिया अपने को। फर्स्ट वी आर गिवन व्हाट यू नो सेल्स। ठीक है, सेल्स का फिगर अवेलेबल है 60 lakhs। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज गिवन टू यू 25%। ठीक है, इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, व्हाट इज रिटर्न ऑन नेट वर्थ, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी, एनपैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी इंटू व्हाट यू नो इंटू 100। क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, एनपैट अपॉन इक्विटी इंटू 100। ठीक है, ओके। देन रेट ऑफ इनकम टैक्स इज व्हाट यू नो इज 50%। फिर शेयर कैपिटल टू रिजर्व 7:3 है, मतलब इस शेयर कैपिटल अपॉन व्हाट यू नो अपॉन रिजर्व्स, ये रेशियो दिया हुआ है। तो अगर नेटवर्थ मिल गया
तो ये वाला रेशियो जो है हम यूज करके उसको ब्रेक कर सकते हैं इनटू कैपिटल एंड रिजर्व। फिर करंट रेशियो दिया अपने को 2 टाइम्स, देन नेट प्रॉफिट टू व्हाट, टू सेल्स। ठीक है, अभी देखो तुम्हारे पास है ना ऑलरेडी सेल्स अवेलेबल है, तो हमारे पास ये रेशियो नेट प्रॉफिट टू व्हाट, टू सेल्स। ठीक है, क्या हम ये दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके कैन बी फर्स्ट कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट का फिगर फ्रॉम दिस? यस। तो कौन सा नेट प्रॉफिट मिलेगा, बिफोर टैक्स क्या आफ्टर टैक्स? है, टैक्स रेट है मेरे में है। ठीक है, तो 50 का है, तो इट इज ऑलवेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, ये एनपैट अपॉन सेल्स इनटू 100 वाला रेशियो है ये। ओके, देन इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दिया है। ठीक है, सो व्हाट इज अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 18 lakhs। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज गिवन टू यू 60,000, तो ये इंटरेस्ट का फिगर है। कौन सा फिगर है ये? इंटरेस्ट। ठीक है, अगर तुम बैलेंस शीट देखोगे ना, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15% डिबेंचर बोला है ये। कैन वी कैलकुलेट द डिबेंचर वैल्यू फ्रॉम दिस? यस। तो वॉट एवर इज द डिबेंचर वैल्यू इंटू 15% इज 60,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 15% करोगे तो डिबेंचर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद में तुमको दिया है रिसीवेबल्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे डेटर का फिगर दे दिया तुम लोग को 2 lakhs, और पेएबल का फिगर्स भी अवेलेबल है, मतलब तुम्हारे पास करंट लायबिलिटी का अमाउंट अवेलेबल है, राइट? सो व्हाट इज अमाउंट अवेलेबल फॉर करंट लायबिलिटी इज 2 lakhs, और रिसीवेबल्स में यहाँ पे 2 lakhs है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है सेल्स का इंफॉर्मेशन है, सीओजीएस का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है ये बैलेंस शीट को फिल करने के लिए अपने पास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है। अपना पहला रिक्वायरमेंट है वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसके लिए अपने को एक इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें से बैलेंसिंग फिगर विल बी व्हाट, इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मालूम है, हम पहले सेल्स में से ना, सेल्स में से हम लोग पहले नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट डू द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, ऑफ नेट प्रॉफिट। तुमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है, सो द फर्स्ट वर्किंग इज net profit upon what, upon sales, so which is NPAT upon what, upon sales into 100. This is 6.25, will give you NPAT upon what, upon sales. What is the sales figure? 60 lakhs, तो हमें मिल जाएगा NPAT, so NPAT will be equal to 6.25 by 100, so it is coming to how much? 3,75,000. चलो अभी मैं बनाऊंगा एक इनकम स्टेटमेंट, जिससे अपने को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या समझे ना? अच्छा, कितने लाइन का? छोटा सा बनेगा, मैं इधर लिख रहा हूं, फिर तुम लोग अकॉर्डिंगली लाइंस यूज करना। राइट हियर पर्टिकुलर्स कैलकुलेशंस एंड रुपीज। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट किधर से होगा मालूम है? सेल्स। सेल्स में से माइनस क्या करेंगे? सीओजीएस। तो क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अभी देखो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट अगर तुमको याद रहेगा तो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड क्या होता है? अदर ऑपरेटिंग इनकम्स, ये ऐड होएगा। कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिर क्या माइनस होता है? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये तो अपने को फाइंड आउट करना है, मतलब ये रहेगा ही। ये माइनस करने के बाद जो आता है दैट इज योर ईबीआईटी। क्या मिलेगा तुम लोग को? ईबीआईटी। फिर ईबीआईटी में से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में इंटरेस्ट इज ऑल्सो गिवन टू अस। व्हाट इज द अमाउंट? 60,000। ये माइनस करने के बाद आता है ईबीटी। व्हाट इज ईबीटी? अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ठीक है, कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है,
तो ये जो अर्निंग्स बिफोर टैक्स है यही तुम्हारा हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से फिर माइनस होता है टैक्स। क्या टैक्स रेट है क्वेश्चन में? 50%। तो तुम्हें मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी हमने निकाला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना अमाउंट है? 3,75,000। हाँ, चलो इतना ही तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट है। इसमें बैलेंसिंग फिगर जो है ना अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा। अब मुझे बताओ कौन सा फिगर जिसमें से अवेलेबल है इनकम स्टेटमेंट के लिए? सेल्स कितना अवेलेबल है? 60 लैक्स। COGS भी तो अवेलेबल है 18 लैक्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 42 लैक्स। अभी अटक जाओगे, अभी रिवर्स जाना पड़ेगा, ठीक है? तो रिवर्स जाएंगे तो एनपैट अवेलेबल है ना अपने पास। तो ये एनपैट कैसे मिला रहेगा? अगर ये 100 है तो टैक्स 50 है, तो एनपैट भी कितना रहेगा? 50। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो 3,75,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो ये आएगा 7,50,000। सो टैक्स का अमाउंट भी वही आएगा 3,75,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50, सो 3,75,000। अभी कुछ तो भी EBIT रहेगा, उसमें से 60,000 माइनस करने के बाद 7,50,000 बचा है। सो व्हाट विल बी EBIT? 8,10,000। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7,50,000 प्लस 60,000, so this will be 8,10,000। अभी 42 लैक्स का ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से 8,10,000 का क्या बचा है? EBIT। तो बाकी का डिफरेंस क्या रहेगा? योर अदर ऑपरेटिंग, ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंसेस, ठीक है? तो ये आएगा 42 लैक्स माइनस 8,10,000, तो 33 लैक्स। चलो ये तुमको कैलकुलेट करना था, ये अपने को मिल गया है। ये बैलेंसिंग फिगर है। समझा कैसे निकाला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ठीक है, चलो अभी बैलेंस शीट बना के दो, अभी इजी है क्वेश्चन। ये चलो पहले इसका मेरे को अमाउंट्स बताओ, चलो सब। शेयर कैपिटल 10,50,000, 4,50,000, 21, तो ये भी कितना होएगा? 21। कैश कितना है? स्टॉक 150, बराबर है। तो ये 4 हो गया, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, चलो बराबर है। अभी ये क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है ना, क्वेश्चन नंबर 18 का भी सेम रिक्वायरमेंट है, सेम, ठीक है? यही रिक्वायरमेंट है उसका भी। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, या जो भी ईयर रहेगा उसके अंदर, एंड वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, ठीक है? और फॉर्मेट भी यही है, सेम फॉर्मेट है, खाली एक चीज ऐड होएगा उसके अंदर, ठीक है? द फॉर्मेट इज सेम ओनली।
15% डिबेंचर भी है उसके अंदर। हाँ, रेट ऑफ डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है ना वो 15% है। अभी देखो इसके अंदर बैलेंस शीट में खाली क्या एडिशन होएगा, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे तो समझ जाएगा। देखो यहाँ पे ना तुम लोग को एक दिया हुआ है रिसीवेबल्स, ठीक है। तो तुम्हारे बैलेंस शीट में जो है अपना जो करंट एसेट्स है उसके अंदर रिसीवेबल आएगा, लेकिन रिसीवेबल के अंदर बोला है इंक्लूडिंग डेटर्स ऑफ 1,25,000। तो मेरे को बताओ क्या क्या रहेगा इसके अंदर। एक तो डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, दैट मीन्स तुम्हारे करंट एसेट्स में खाली डेटर्स नहीं रहेंगे, बिल्स रिसीवेबल भी रहेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा यहाँ पे है पेएबल्स, और दूसरा यहाँ पे है बैंक ओवरड्राफ्ट, और दोनों का फिगर अवेलेबल है अपने पास, ठीक है। सो इन योर करंट लाइबिलिटीज देयर विल बी टू आइटम्स, वन विल बी व्हाट विल बी पेएबल्स, और दूसरा रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। समझाइए, ठीक है। और कुछ भी डिफरेंट नहीं है उसके अंदर, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो अभी करना है कि होमवर्क में करके आओगे? बोलो फटाफट। अभी करना है, हाँ तो चलो करो फटाफट, 10 मिनट में करो, 15 मिनट में करो। करंट एसेट में 4 चीज लिखना, स्टॉक, डेटर्स, रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक। 42 मुझे याद नहीं है लेकिन शायद से करेक्ट है। पेन पैड निकालना पड़ेगा ना पहले। सेम ही क्वेश्चन है, खाली थोड़ा बहुत रेशियो इधर उधर किया है और फॉर्मेट चेंज किया है बस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आया? 42 आया। हाँ हाँ हाँ, दोनों मिल के आएगा। फिक्स, ये बताओ फिक्स एसेट्स कितना है? आएगा आएगा, मतलब क्वेश्चन में है। कैश वो लोगों ने प्रिंट किया है क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट में कैश है करके, इसके लिए आएगा। स्टॉक, पेबल्स और ये तो अपने पास अवेलेबल है, बराबर है। 250, 150, ये 4 लाख है। डिबेंचर कितना? 5 lakhs है ना। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 42 lakhs है। जुलाई 21 का 10 मार्क का क्वेश्चन था। फाइनल टॉपिक खत्म हुआ। सबसे बड़ा टॉपिक ये और कैपिटल बजटिंग ये है सबसे बड़ा। टाइम है और कैपिटल बजटिंग को बहुत। अभी 2 टॉपिक्स जो है बहुत ही सिंपल है, फिर एक्चुअल एफएम चालू होएगा, अच्छा खासा टेक्निकल चालू होएगा फिर। चलो हो जाएगा तो बोलो, देन वी कैन स्टार्ट। अर्ली बर्ड का 3 टॉपिक खत्म हुआ और नॉर्मल वाले लोग का एक। तो दोनों टॉपिक होंगे बाद में लास्ट में। ये कैश बजट और रिसीवेबल्स है ना, कैश बजट और रिसीवेबल्स, वो तो इजी है। रिसीवेबल्स बीकॉम में वो सब चिंदी रहेगा बीकॉम में तो।
ये नॉर्मल बीकॉम में डाला है वो लोग ने, हम लोग के कॉलेज सोमया में। तो क्या क्या डाला है वो लोग ने? रिसीवेबल्स डाला था, बजट रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल। तो फिर और भी रहेंगे नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में। क्या नहीं हुआ है? क्यों अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है? घर पे बैठो ऐसा? हम लोग का इंटरनल ऑनलाइन गूगल फॉर्म। फिर अगर नहीं हुआ एडमिशन तो क्या? होगा होगा। अच्छा ऐसा। चलो स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, ठीक है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होगा इसका, एक पार्ट अपन करते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो अभी ये जो टॉपिक है लीवरेज, ठीक है। यहाँ पे एफएम के अंदर जब भी लीवरेज का कोई भी कैलकुलेशन आया तो यहाँ पे लीवरेज का मतलब होता है हमें रिस्क कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हमें रिस्क, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द रिस्क, ठीक है। अब ये जो रिस्क का जो कैलकुलेशन है उसके लिए देखो, ये कैलकुलेशन होगा उसके लिए पहले अपने को लगेगा एक इनकम स्टेटमेंट, एंड सेकेंड अपने को लगेगा बैलेंस शीट, ठीक है। जो तुम्हारा अकाउंट्स जो अपने को इनकम स्टेटमेंट देता है, इनकम स्टेटमेंट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल, ये सब मिला के, ठीक है। तो जो तुम्हारा अकाउंट जो तुमको इनकम स्टेटमेंट देता है या फिर अकाउंट जो तुम लोग को बैलेंस शीट बना के देता है, उसमें से अपने को ये नहीं पता चलता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क है कि नहीं है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू व्हाट यू नो वी हैव टू इवैल्यूएट, अपने को इसको स्टडी करना पड़ेगा। अपने को कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज अपने को डेवलप करने पड़ेंगे, जो इनकम स्टेटमेंट का हेल्प लगेगा, बैलेंस शीट का हेल्प लगेगा, और उसमें से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज अ रिस्क फॉर द व्हाट यू नो फॉर द बिजनेस, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम लोग यहाँ पे रिस्क का बात करेंगे तो तीन प्रकार के रिस्क हो सकते हैं इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो सबसे पहला टाइप का जो रिस्क होता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। चलो सबसे पहला रिस्क जो होता है वो किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। जो दूसरा टाइप का रिस्क होता है, इट इज बिकॉज इफ वी आर टेकिंग आउटसाइडर्स मनी, इफ यू आर टेकिंग व्हाट यू नो टेकिंग आउटसाइडर्स मनी, ठीक है। सो जो दूसरा टाइप का जो रिस्क होता है, इट इज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल स्ट्रक्चर? आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट विच साइड? लायबिलिटी साइड, क्योंकि अगर हम लोग ने बाहर वाले से पैसा लिया रहेगा तो दिखेगा किधर? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो अगर हमने बाहर वाले के पास से अगर हमने अमाउंट लिया रहेगा तो उसके वजह से भी एक रिस्क होता है, और ये दोनों मिला के वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड एज व्हाट यू नो वी आर हैविंग टोटल व्हाट यू नो टोटल रिस्क। दैट मीन्स अपने को तीन प्रकार के रिस्क कैलकुलेट करने हैं ये वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ रिस्क विल कम बिकॉज ऑफ व्हाट? नेचर ऑफ द बिजनेस। द सेकेंड टाइप ऑफ रिस्क विल कम बिकॉज ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, और ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा? टोटल रिस्क, ठीक है। अभी इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड दी व्हाट यू नो एंड द टोटल रिस्क, तो पहले अपने को ये चैप्टर में जो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट है उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एन इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम लोग को एनालिसिस कर सके। ऐसा एक इनकम स्टेटमेंट में अपने को क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग हेल्प लेने वाले हैं तुम्हारे रेशियो एनालिसिस चैप्टर का जो इनकम स्टेटमेंट हमने किया है ना ठीक है, उसका हेल्प लेंगे, और ये इनकम स्टेटमेंट को हम लोग इसमें से कन्वर्ट करेंगे इनटू द इनकम स्टेटमेंट दैट वी विल रिक्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर व्हाट यू नो दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे जब भी हम लोग ने इनकम स्टेटमेंट किया था रेशियो में, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट वाज व्हाट यू नो वाज सेल्स, ठीक है। सेल्स में से क्या माइनस किया हम लोग ने? सीओजीएस। तो क्या मिला था अपने को? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड किया था अदर ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है। फिर इसमें से माइनस किया था अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो हमको मिला था ईबीआईटी। फिर ये ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमको मिलेगा ईबीटी। फिर ये ईबीटी में हमने ऐड किया था नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है। फिर इसमें से माइनस किया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, ठीक है।
तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो जो बचेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ईश। ठीक है, और ये जो ईश होता है उसमें से हम लोग क्या पे करते हैं, इक्विटी डिविडेंड। बाकी का जो भी अमाउंट जो भी बचेगा दैट विल बी व्हाट, रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, अगर हम ये ईश को यहीं पे डिवाइड कर दे बाय व्हाट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो हमें ये इनकम स्टेटमेंट में से ईपीएस भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ईपीएस। ठीक है, सो दिस वाज द इनकम स्टेटमेंट दैट वी हैड यूज्ड इन आवर रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अभी इसी में से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे एंड विल कम टू एन इनकम स्टेटमेंट दैट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज व्हाट, लीवरेज। ठीक है, तो लीवरेज के अंदर भी है ना, तुम्हारा जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ना वो तुम्हारा मेन इनकम रहेगा। व्हाट इज द मेन इनकम वी आर हैविंग इज सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है मालूम है अपने को, जो मेन इनकम है वो सेल्स भी है और अदर ऑपरेटिंग इनकम्स भी है, ये दोनों मिला के ऑपरेटिंग इनकम होएगा, टोटल ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो सेल्स के साथ अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू ऐड अदर ऑपरेटिंग इनकम। अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है टोटल ऑपरेटिंग इनकम। अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस। ठीक है, अभी देखो क्या लेस करना है मालूम है, देखो ये जो सीओजीएस है ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या है, ये एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, और ये जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये भी एक टाइप का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अगर तुमको याद रहेगा तो रेशियो में हमने ये दोनों को ऐड किया था तो अपने को टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मिला था। क्या मिला था, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, सो ये दोनों का एडिशन करेंगे तो मिलेगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ये वाले चैप्टर के अंदर जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, वन विल बी वेरिएबल कॉस्ट, अनदर विल बी व्हाट, विल बी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर में सीओजीएस नहीं दिया रहेगा, ये चैप्टर में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा। रादर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर द कॉस्ट विल बी बाइफरकेटेड इनटू व्हाट, इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट चाहिए उसमें सेल्स में से हम लोग सबसे पहले माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अभी हम माइनस करते हैं तो हमें एक टाइप का प्रॉफिट मिलता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉफिट, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है, ये तुम्हारे अकाउंट्स के अंदर तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो फॉर एनी टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग यू रिक्वायर समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, समथिंग कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन कैसे मिलता है, तो कंट्रीब्यूशन इज व्हाट, इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट जो अपने को मिलेगा सेल्स में से क्या माइनस करने के बाद, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद। ठीक है, फिर ये कंट्रीब्यूशन में से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो मुझे बताओ क्या मिलेगा, चलो क्या मिलेगा, हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया है और हमने फिक्स कॉस्ट माइनस किया है। ये कौन सा वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया है, तो सीओजीएस के अंदर जितना भी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा वो, और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर जितना भी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा पूरा का पूरा माइनस होएगा। फिर सीओजीएस के अंदर जो फिक्स कॉस्ट है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जो फिक्स कॉस्ट है वो दोनों भी माइनस होएगा। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट वी विल गेट, EBIT। yes, so we will be now getting what, something called as what, EBIT। तो ये चैप्टर के अंदर EBIT अगर कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज द फॉर्मेट वी विल हैव टू यूज, हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सेल्स। ठीक है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट, सो व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट इज व्हाट इज EBIT। ठीक है, यहां तक का जो कैलकुलेशन होता है ना, यहां तक का जो कैलकुलेशन, this depends upon the nature of the business, it is going to depend upon what, upon nature of the business। ठीक है, तो बिजनेस अपना जो है उसका नेचर क्या है उसके हिसाब से सेल्स होगा, उसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट होगा, उसके हिसाब से फिक्स कॉस्ट होगा, और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, EBIT। ठीक है, तो EBIT सेल्स से लेके EBIT तक का जो भी प्रोसेस है ये हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम जो पहला टाइप ऑफ रिस्क जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, ये रिस्क किसके वजह से आ रहा है, नेचर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगेगा मालूम है, हमें ये वाला इक्वेशन लगेगा। कौन सा इक्वेशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या लगेगा अपने को, EBIT। इतने में से वी कैन इजीली कैलकुलेट दी व्हाट, कैलकुलेट द रिस्क ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जो बिजनेस का जो रिस्क है, मतलब जो रिस्क नेचर ऑफ द बिजनेस के वजह से आता है उसके लिए इतना इक्वेशन काफी है। दैट इज नथिंग बट सेल्स से स्टार्ट करना है और EBIT पे क्या करना है अपने को, इसको एंड करना है। ठीक है, मुझे बताओ EBIT के बाद क्या होता है,
नहीं, ईबीआईटी के बाद क्या होता है ये मैंने तुम लोग को रेशियो बताया था। ईबीआईटी के बाद है ना हम लोग प्रॉफिट को बांटते हैं। क्या करते हैं हम लोग? प्रॉफिट को बांटते हैं। उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे उसको? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो ईबीआईटी तक बिजनेस कैसे हुआ ये अपने को पता चलेगा। ईबीआईटी के बाद में हम लोग ने ये बिजनेस में प्रॉफिट कैसे बांटा है ये अपने को पता चलेगा। जब भी हम ये प्रॉफिट बांटेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लेस करेंगे इसमें से? इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले बाहर वाले को पैसा जाएगा, फिर जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट यू नो, ईबीटी। ठीक है, ये चैप्टर में नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये चैप्टर में नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं रहेगा, ये चैप्टर में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली जो भी तुमको ईबीटी मिल रहा है यही ईबीटी तुम्हारा क्या रहेगा मालूम है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, फिर हम लोग इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स। तो अपने को मिलेगा ई ए टी। व्हाट इज ई ए टी? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, विच इज नथिंग बट योर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, फिर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो हमें मिल जाएगा ईश। ठीक है, ये जो ईश है इसको हम यहीं पे डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ व्हाट यू नो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड वी कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट यू नो, कैलकुलेट द ईपीएस। ठीक है, तो जो सेकेंड पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट है ना वो ईबीआईटी से स्टार्ट होएगा। कहां से स्टार्ट होएगा? ईबीआईटी, एंड इट विल एंड अप टू व्हाट यू नो, एंड अप टू ईपीएस। ठीक है, ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक का जो प्रोसेस है दिस विल डिपेंड अपॉन योर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन व्हाट? अपॉन योर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे नेचर ऑफ द बिजनेस में कहां से लेके कहां तक देखना है? सेल्स से लेके ईबीआईटी, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के लिए कहां से कहां? ईबीआईटी से लेके ईपीएस। ठीक है, उसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें नेचर ऑफ द बिजनेस के वजह से जो रिस्क होने वाला है अगर तुम्हें उसका कैलकुलेशन करना है तो तुम्हारा सेल से लेके ईबीआईटी तक में ही तुम्हारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के वजह से जो भी रिस्क आएगा उसके लिए अपने को देखना है ईबीआईटी से लेके कौन सा वाला? ईपीएस तक। ठीक है, तो इतने इक्वेशन में से अपने को क्या मिल जाएगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का रिस्क। ठीक है, तो जो रिस्क नेचर ऑफ द बिजनेस के वजह से आता है उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस रिस्क। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? बिजनेस रिस्क। और जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के वजह से जो रिस्क आता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। टेल मी हाउ मेनी टाइप ऑफ रिस्क आर देयर नाउ? एज ऑफ नाउ टू। व्हाट इज द फर्स्ट वन? किसके वजह से आता है? नेचर ऑफ द बिजनेस। और दूसरा रिस्क कौन सा है? फाइनेंशियल रिस्क। वो किसके वजह से आएगा? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के वजह से आएगा। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे, और वो इक्वेशन का जो आंसर रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ऑपरेटिंग लीवरेज। मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, मतलब क्वेश्चन चाहता है कि तुम कैलकुलेट करके दो बिजनेस का रिस्क। ठीक है, वैसे अगर अपने को फाइनेंशियल रिस्क का अगर अपने को कैलकुलेशन करना है मींस वी हैव टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज। क्या कैलकुलेट करना है? फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, सो टेल मी व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज? बिजनेस के रिस्क का मेजरमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज? फाइनेंशियल रिस्क का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल लीवरेज। ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या बनेगा मालूम है? टोटल रिस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड लीवरेज। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, so in this particular chapter you should know how to calculate operating leverage, how to calculate फाइनेंशियल लीवरेज एंड हाउ टू कैलकुलेट कंबाइंड लीवरेज। ये तीन रिक्वायरमेंट है ये पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, सो ये जो रिक्वायरमेंट है उसमें जो ऑपरेटिंग लीवरेज है इट कम्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस। जो फाइनेंशियल लीवरेज है इट विल कम बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ये दोनों मिला के अपने को क्या मिलेगा? टोटल रिस्क, जिसका मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो क्या करना है ये वाले चैप्टर में पहले तुमको समझाइए। ठीक है, नाउ यू वांट टू कॉपी एनीथिंग फ्रॉम दिस? चलो इनकम स्टेटमेंट तो लगेगा ही तुम लोग को, तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे निकाला? तीन टाइप का रिस्क कैलकुलेट करना है ये वाले चैप्टर में। क्या हुआ?
फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के उधर लिख सकते हो तुम लोग बैलेंस शीट लायबिलिटी है। तो जो पहला रिस्क आता है इट कम्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस, सेकेंड रिस्क विल कम बिकॉज ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटी, और ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, टोटल रिस्क। अब ये रिस्क कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, वरना पता नहीं चलेगा कभी बिजनेस बंद हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे जेट एयरवेज को नहीं समझा था, तो अचानक से बिजनेस बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि वो लोग का जो रिस्क है ना, रिस्क वो बहुत ज्यादा था, और वो लोग का दोनों रिस्क बहुत बढ़ गया था। कौन सा रिस्क? एक तो बिजनेस का रिस्क बढ़ गया था, और दूसरा कौन सा वाला, फाइनेंशियल, ये दोनों बढ़ गया था उसके वजह से। ठीक है, दे हैड टू क्लोज डाउन दी व्हाट, क्लोज डाउन द बिजनेस। ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड के कोई भी बिजनेस में रिस्क बढ़ रहा है, we should be taking appropriate measures to to control the control the risk। ठीक है, ये उसका काम है, इसके लिए हम लोग ये रिस्क का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलो इतना ही इक्वेशन यूज होने वाला है। दिस इज द इनकम स्टेटमेंट दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड, ये वाला। अभी इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन है, मतलब पहले इनकम स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तुमको बोला जाएगा कैलकुलेट लीवरेजेस। फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन लीवरेजेस दिया रहेगा, तुमको बोला जाएगा प्रिपेयर व्हाट इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसा दोनों टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ये पूरे इनकम स्टेटमेंट में तुमको क्या समझ रहा है कि ये जो ईबीआईटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है। ईबीआईटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉफिट, क्योंकि ईबीआईटी डिवाइड कर रहा है इनकम स्टेटमेंट को दो पार्ट में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट नेचर ऑफ द बिजनेस, सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज अ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। विल ट्राई टू कंप्लीट ऑपरेटिंग लीवरेज नाउ। हाँ, 10-15 मिनट लगेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला डेवलप करके दूंगा, उसका अंडरस्टैंडिंग दूंगा, उतना ही होगा आज। चलो छाप लिया, चलो मैं आगे बढ़ू। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। देखो, बिजनेस का रिस्क है ना, बिजनेस का रिस्क, उसके लिए हमें देखना है सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, एंड विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट ईबीआईटी। ठीक है, इतने इक्वेशन में से अपने को पता चल जाएगा कि बिजनेस का रिस्क कितना है, एंड फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, अभी कोई भी बिजनेस में रिस्क किसके वजह से आता है, ठीक है, तो इतना इक्वेशन देखना है तुम लोग को। तो कोई भी बिजनेस में जो रिस्क होता है ना, ये हमेशा कॉस्ट के वजह से आएगा। किसके वजह से आएगा? कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग जो है, अगर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट को देखेंगे, तो पहला कॉस्ट मुझको दिख रहा है वेरिएबल कॉस्ट, और जो दूसरा कॉस्ट अपने को दिख रहा है दैट इज व्हाट, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अभी वेरिएबल कॉस्ट तो अपने को तभी इनकर करना है अगर अपना सेल्स होएगा तो। ठीक है, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन सेल्स। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, ये कोई भी रिस्क जो है ये क्रिएट नहीं करता है बिजनेस के अंदर। दैट मीन्स के बिजनेस के अंदर जो रिस्क आता है वो किसके वजह से आएगा मालूम है? फिक्स्ड कॉस्ट के वजह से आएगा। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस का रिस्क जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट ये सबसे बड़ा विलन है, क्योंकि इसके वजह से रिस्क जनरेट होने वाला है। क्या जनरेट होने वाला है? रिस्क। ठीक है, now let us understand how the fixed cost is going to generate what generate a risk in the business। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ यहाँ पे ना एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सो दैट तुमको समझेगा कि फिक्स कॉस्ट के वजह से रिस्क क्यों आता है वो। ठीक है, सपोज इफ देर इज वन इनकम स्टेटमेंट विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा तुम लोग को? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिल जाएगा अपने को? ईबीआईटी। ठीक है, सपोज अगर एक बिजनेस है जिसका सेल्स है ना 1 लाख है, सपोज वेरिएबल कॉस्ट इज 40%, कितना परसेंट है? 40, तो इसका वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 40,000। सो व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन? 60,000। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि ये बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। व्हाट इज नॉट देयर इन द बिजनेस इज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ईबीआईटी जो रहेगा विल बी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन विच विल बी इक्वल टू 60,000। ठीक है, अब मैं दो सिचुएशन दे रहा हूं तुमको। फर्स्ट सिचुएशन में लेट अस इंक्रीज द सेल्स बाय 20%, लेट अस इंक्रीज द सेल्स बाय 20%। ठीक है, तो अगर तुम्हारा सेल्स बढ़ जाएगा 20% से, योर न्यू सेल्स विल बी हाउ मच? 1,20,000। ठीक है, व्हाट अबाउट वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा कि सेम रहेगा?
वो भी अभी नए सेल्स का 40% हो जाएगा, ठीक है। सो योर वेरिएबल कॉस्ट विल बी नाउ 48,000, सो योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बिकम 72,000, देर इज नो फिक्स कॉस्ट, ये पूरा का पूरा 72,000 क्या हो जाएगा, EBIT, ठीक है। ये पहला सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन में यहां से सेल्स को गिरा रहा हूं बाय 20%, दैट मीन्स वी विल डिक्रीज द सेल्स बाय व्हाट बाय 20%, सो योर न्यू सेल्स विल बी हाउ मच, 80,000। विल योर मतलब क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल कॉस्ट ये चेंज होएगा क्या, यस, ठीक है। तो 80,000 का 40%, सो दिस विल बिकम 32,000, तो यहां पे कितना हो जाएगा 48,000, देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, पूरा का पूरा 48,000 क्या हो जाएगा तुम्हारा, EBIT, ठीक है। चलो अभी देखो इसमें क्या हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने यहाँ पे सेल्स को बढ़ाया 20% से, कितने परसेंट से बढ़ाया, 20%, ठीक है। मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुआ क्या, हाँ, कितने से इंक्रीज हुआ, 20% से ही इंक्रीज हुआ, बराबर। आई एम टॉकिंग एवरीथिंग इन व्हाट इन परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट का ये परसेंटेज कैसे निकालोगे तुम लोग, ये दोनों का डिफरेंस लेने का, 48,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, ऐसा करके तुमको मिलेगा 20%, सो वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%। ये समझा क्या हुआ ये, हाँ, 8,000 एक्स्ट्रा बढ़ा है ना यहाँ पे, कहां से बढ़ा 8,000, 40,000 से, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 करोगे, मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 20%, ठीक है। चलो कंट्रीब्यूशन बढ़ा क्या, कितने परसेंटेज से बढ़ा, ये भी 20% से बढ़ेगा, दिस विल ऑल्सो इंक्रीज बाय व्हाट बाय 20%, ठीक है। देर इज नो फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट में कुछ भी नहीं होएगा, और तुम्हारा EBIT भी बढ़ेगा, कितने से, 20%, सेम जो है, जितना परसेंटेज से हमने सेल्स को बढ़ाया, सेम परसेंटेज से क्या बढ़ जाएगा मालूम है, EBIT, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है मालूम है तुम लोग को, कि अगर तुम्हारा सेल्स बढ़ रहा है 20% से, तो EBIT भी 20% से बढ़ रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है, फिक्स कॉस्ट के वजह से हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं उसको प्रूव कर दूंगा, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज ऑफ द फिक्स कॉस्ट, ठीक है। जब भी हम डिक्रीज कर रहे हैं तभी देखो क्या हो रहा है, तो सेल्स इज डिक्रीजिंग बाय 20%, वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो डिक्रीज बाय 20%, ये बेस कैलकुलेशन है, मैं सब कैलकुलेशन यहां से कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी गिर जाएगा, कितने से, 20%, ठीक है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट नहीं है, योर EBIT विल ऑल्सो फॉल बाय व्हाट फॉल बाय 20%, ठीक है। अभी यहां पे भी ऐसा क्यों हो रहा है कि सेल्स अगर 20% से कम हुआ तो EBIT भी 20% से कम हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अभी देखो, अगर मैंने ये इक्वेशन में फिक्स कॉस्ट को लेके आया तो क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये इक्वेशन स्टार्ट यहां से ही होएगा, कहां से, सेल्स, सेल्स में से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट, EBIT, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, दिस इज 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट आएगा 40,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 60,000, सपोज 20,000 का फिक्स कॉस्ट है अभी, ठीक है। पहले एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट नहीं था, अभी के एग्जांपल में फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। सो योर EBIT विल बी हाउ मच, 40,000। नाउ लेट अस इंक्रीज द सेल्स बाय व्हाट सेल्स बाय 20%, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो सेल्स है वो आ जाएगा 1,20,000, तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा बाय 20%, सो योर न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी हाउ मच, 72,000, ठीक है। मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट चेंज होगा कि सेम रहेगा, सेम रहेगा, सो फिक्स कॉस्ट विल रिमेन व्हाट विल रिमेन 20,000, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 52,000। चलो यहाँ तक समझाइए, ठीक है। अभी मुझे इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करके दो, योर सेल्स हैव इंक्रीज बाय 20%, वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%, कॉन्ट्रीब्यूशन विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%। अभी फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन EBIT इंक्रीज बाय 30%। अभी ऐसा क्यों हुआ मेरे को बताओ, चलो, ये फिक्स कॉस्ट के वजह से हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, ये फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो पहले फिक्स कॉस्ट नहीं था, तो जितना सेल्स इंक्रीज हो रहा था उतने से ही क्या इंक्रीज हो रहा था, तुम्हारा EBIT, लेकिन जैसे ही मैंने फिक्स कॉस्ट डाला, तुमने सेल्स को 20% से बढ़ाया, तो योर EBIT इंक्रीज बाय हाउ मच, बाय 30%। क्या वो नहीं आ रहा, 30% आ रहा है ना, ठीक है।
सो यहाँ पे है ना, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के वजह से ये हो रहा है, ये तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब भी सेल्स बढ़ेगा ना, जब भी सेल्स बढ़ता है ना, तभी फिक्स कॉस्ट है ना तुम्हारा ईबीआईटी को 30% से बढ़ा रहा है। मतलब ये सिचुएशन में जहां पे तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा वहां पे फिक्स कॉस्ट विलन नहीं है, वहां पे फिक्स कॉस्ट हीरो है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के वजह से तुम्हारा ईबीआईटी बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 30% से बढ़ गया, ठीक है। चलो अभी अगर ये सेल सपोज कम होता है तो फिक्स कॉस्ट के वजह से देखो क्या होएगा, तो ये तुम्हारा 80,000 हो जाएगा, दिस विल बी 32,000, तो ये हो जाएगा 48,000। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, कितना रहेगा? 20,000। उसके वजह से तुम्हारा ईबीआईटी हो जाएगा 28,000, ठीक है। चलो अभी परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो। दिस विल डिक्रीज बाय 20%, दिस विल डिक्रीज बाय 20%, दिस विल डिक्रीज बाय 20%, नो चेंज। बट यहाँ पे तुम्हारा ईबीआईटी कम हो जाएगा, कितने से? 30%, ठीक है। अभी मेरे को बताओ किसके वजह से हुआ ये? फिक्स कॉस्ट। तो कहना इससे जब सेल्स गिरेगा तो फिक्स कॉस्ट हीरो का काम कर रहा है कि विलन का काम कर रहा है? विलन, बराबर है। तो उसके वजह से रिस्क आता है, उसके वजह से क्या आएगा? रिस्क, ठीक है। दैट इफ योर सेल्स विल डिक्रीज बाय 20%, योर ईबीआईटी विल डिक्रीज बाय व्हाट? डिक्रीज बाय 30%, ठीक है। सो देयर इज एक्चुअली कनेक्शन बिटवीन सेल्स एंड व्हाट? सेल्स एंड ईबीआईटी, ठीक है। कैन यू टेल मी व्हाट इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इन दिस पर्टिकुलर कनेक्शन? ईबीआईटी का जो चेंज हो रहा है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन व्हाट? चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन, यहाँ पे जो हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन जो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इज नथिंग दैट योर ईबीआईटी विल चेंज बाय 30%, इट विल चेंज बाय 30% इफ देर इज अ चेंज ऑफ 20% इन व्हाट? इन दी सेल्स, ठीक है। तो ये कितना टाइम्स हो रहा है मालूम है? 1.5/1 है ये, ठीक है। इट इज 1.5/1। Now what is the meaning of 1.5/1? अगर तुम्हारा सेल्स 1% से चेंज हुआ, क्या हुआ? 1% से चेंज। Now whenever I say change, it is applicable to both the sides, मतलब इंक्रीज में भी एप्लीकेबल है और डिक्रीज में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। सो इफ योर सेल्स विल चेंज बाय 1%, EBIT will react 1.5 times. It is going to react 1.5 times, मतलब उसके अंदर जो चेंज होएगा इट इज गोइंग टू बी 1.5 टाइम्स, ठीक है। अगर तुम्हारा सेल्स 10% से चेंज हुआ तो ईबीआईटी कितने परसेंटेज से चेंज होएगा? 15 टाइम्स। अरे 10 करना है ना बेटा। अरे ये 10 से अगर चेंज हुआ तो ये 15 से चेंज होएगा, अगर ये 20 से चेंज हुआ तो ये 30 से चेंज होएगा, बराबर है। अगर सपोज ये 40 से चेंज हुआ तो ये 60 से चेंज हो जाएगा, राइट। That means there is a connection between what and what? There is a connection between sales and what? And EBIT, ठीक है। So can you tell me what is depending upon what over here? EBIT का जो change है that is depending upon change in sales, ठीक है। और उसके अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है ये बताओ मेरे को? फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का दो रोल है, एक तो हीरो का रोल है और दूसरा विलन। हम ये चैप्टर में हीरो का रोल को नहीं देख रहे, हम ये चैप्टर में विलन के रोल को देख रहे हैं, क्योंकि विलन के रोल की वजह से क्या आएगा? रिस्क आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारा सेल्स कम हो गया देन देयर इज अ रिस्क दैट योर ईबीआईटी विल व्हाट? विल डिक्रीज, ठीक है। तो कितना टाइम्स वो रिएक्ट कर रहा है? इट इज रिएक्टिंग 1.5 टाइम्स, इट इज रिएक्टिंग 1.5 टाइम्स, ठीक है। तो ये जो 1.5 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना, दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बिजनेस रिस्क, ठीक है। और ये जो 1.5 जो अपने को आंसर मिला है ना, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। तो हमने ये कैसे कैलकुलेट किया? तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा इसमें से। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज? इट इज 30% डिवाइडेड बाय व्हाट? बाय 20%, ठीक है। व्हाट इज दिस 30%? इट इज परसेंटेज चेंज in EBIT. It is percentage change in what? EBIT. This will be divided by percentage change in sales, right? So this will give you the formula for calculating operating what? Operating risk, ठीक है। Operating risk का मतलब है it is calculation of what? Operating leverage, ठीक है। So how you will calculate the operating risk of any business? तो तुम्हें चेक करना है percentage change in what? EBIT. बिकॉज ऑफ एनी परसेंटेज चेंज इन व्हाट? इन सेल्स, ठीक है। तो यहां पे अपने को आंसर मिल रहा है 1.5/1। इसका इंटरप्रिटेशन समझा तुम लोग को? सपोज अगर कोई दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 2/1 आता है, और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 3/1 आएगा, और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 5/1 आएगा, ठीक है। कैन यू टेल मी विच ऑर्गेनाइजेशन इज मोर रिस्की आउट ऑफ द 3?
2/1, 3/1 के 5/1, 5/1 बराबर है। मतलब पहले वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होएगा, अगर सेल्स 1% से गिरा तो ईबीआईटी विल फॉल बाय 2%, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या होएगा, सेल्स 1% से गिरा तो ईबीआईटी विल फॉल बाय 3%, और इसमें क्या होएगा, अगर सेल्स 1% से गिरा तो ईबीआईटी विल फॉल बाय 5%, ठीक है। मतलब यहां पे अगर सेल्स 20% से गिरा ना, ईबीआईटी साफ हो जाएगा। नहीं समझा ये, ईबीआईटी पूरा का पूरा साफ हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज व्हाट यू नो इज द हाईएस्ट रिस्क, एंड देयरफॉर हायर द आंसर, हायर विल बी द व्हाट यू नो बिजनेस रिस्क, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला वी हैव यूज्ड, मेरे को जरा बताओ यहाँ पे, हाउ इज द फॉर्मूला क्रिएटेड। इट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। हमने ये जो फॉर्मूला निकाला है इसको बोलते हैं डायनामिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डायनामिक फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे दो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज, वन इज डायनामिक, सेकंड इज कॉल्ड एज स्टैटिक। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, स्टैटिक, ठीक है। तो पहले डायनामिक फॉर्मूला समझा तुमको। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग लीवरेज ओवर ईयर, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। जो हम लोग ने ऊपर लिखा है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी is dependent factor, it is what it is, dependent factor, and dependent factor is divided by independent factor, बराबर है। सो यहाँ पे आएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। हैव यू अंडरस्टूड द एग्जांपल, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द बिजनेस का रिस्क, ठीक है। चलो अभी इसमें से कुछ कॉपी करना है तुमको, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, बोलो जल्दी, लिखना है फटाफट लिखो। चलो जितना ज्यादा आंसर आएगा उतना ज्यादा क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, ठीक है। सो दिस इज जो पहला वाला जो टेबल है, इट इज विदाउट फिक्स कॉस्ट, जो सेकंड टेबल है इट इज इंक्लूडिंग द फिक्स कॉस्ट। फर्स्ट टेबल में क्या नहीं हो रहा था जरा बताओ मुझे, फर्स्ट टेबल में फिक्स कॉस्ट नहीं था तो कोई रिस्क ही नहीं है ना, फिक्स कॉस्ट नहीं है तो रिस्क नहीं है। लेकिन रिस्क कभी आया, जैसे हम लोग ने क्या डाला, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। मुझे बताओ रिस्क जब भी सेल्स बढ़ेगा तभी होता है कि सेल्स गिरेगा तभी होएगा, जब भी गिरेगा तभी होएगा, ठीक है। सो वी आर नॉट लुकिंग एट द हीरो वाला साइड, वी आर लुकिंग एट द विलेन वाला साइड, ठीक है। नेगेटिव साइड देख रहे हैं हम लोग ये वाले चैप्टर में। चलो इतना लिख लो और आज के लिए अपन वाइंड अप करते हैं। एक ही फॉर्मूला मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लीवरेज, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। परसेंटेज में अपने को आंसर मिल रहा है इसके अंदर। So your EBIT, percentage change in EBIT is depending upon percentage change in sales. So it is actually dependent factor upon independent factor, वैसा है। नेक्स्ट लेक्चर कभी है, थर्सडे फ्राइडे है, तो तब तक याद रहेगा ना। हाँ। 7-8 फॉर्मूला है इसके अंदर बस, हाँ, और एकदम इजी है। कभी है, फ्राइडे है, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर मुझे याद नहीं है, सेकंड है। जब आईडीटी चालू हुआ कि चालू है, जो कल से क्या हुआ, अच्छा आज तो देखते हैं। आरसीबी के जीतने का तो वेट ही कर रहे हैं ना सब लोग के, एक बार तो जीतेगा जीतेगा कि नहीं जीतेगा पता नहीं, लेकिन उसका वेट कर रहे हैं। देख फॉर्मूला भी रेड पेन से किया अपन ने हाँ दोनों रेडी है वही, ठीक है। चलो तो इतना खाली एक याद करके आना, हाँ हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।